तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। हमने पीछे इसकी 9 वीडियोज अपलोड कर दिए, आप उनको देखें अच्छे से, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आगे का। अब पीछे जो हमने प्रीवियस पढ़ा उसमें हमने मैटर की प्रॉपर्टीज और मैटर की मेजरमेंट के बारे में हमने ज्यादा पढ़ा उसके बारे में, और उन मेजरमेंट के साथ साथ जो लॉ अटैच होते हैं मैटर के साथ वो लॉ हमने पढ़े। अब इन सब बातों को अगर हम एक चीज में रखना चाहें तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को अपने को समझना पड़ेगा। उन सब बातों को समझाने के लिए जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दे दी जिसको बोलते हैं जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। उस थ्योरी में जॉन डाल्टन ने ये भी बताया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या मास जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ये उन्होंने बात बताई। उन्होंने ये कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट while the atoms of different elements are different in all aspect। फिर उन्होंने बताया कि जो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। फिर उन्होंने बताया ये जो कंपाउंड बनते हैं ये सिंपल रेशियो में बनते हैं और फिक्स प्रोपोर्शन में बनते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड बनेंगे इनमें उनके जो मास का रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो बनता चला जाएगा। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में सब बातें कही। उन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन किया, उन्होंने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को भी किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी किया, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी किया, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ के आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कुछ लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन क्या क्या थी देखिए। उन्होंने वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोला, जो गेल-लुसेक लॉ है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। उन्होंने मास के बारे में बात बार बार करी, लेकिन उन्होंने वॉल्यूम के बारे में कोई बात नहीं करी। उन्होंने ये बात तो जरूर करी कि जो एटम है वो कंबाइन होते हैं, लेकिन किस फोर्स के बेस पे कंबाइन होते हैं वो, ये उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया। ये लिमिटेशन डिस्कस कर रहा हूं मैं। उन्होंने फिर ये बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम वो डिफरेंट होते क्यों होते हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम सेम क्यों होते हैं, इन सब का कोई जवाब उनके पास नहीं था। ठीक है, या फिर एटम कंबाइन करते ही क्यों है। तो इसके लिए एक मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी की जरूरत थी जिसको बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। उस थ्योरी ने क्या कहा कि जो एटम है वही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं। एटम इज नो मोर इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है जी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जब एक यूरेनियम का एटम है वो टूटता है बेरियम और क्रिप्टॉन में और 3 न्यूट्रॉन निकल के जाते हैं, तो वहां से वो बात प्रमाणित होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये सेम एलिमेंट के एटम है सेम नहीं होते सारे रिस्पेक्ट में, ये डिफरेंट भी होते हैं। जैसे कि सेम एलिमेंट के एटम लिए मैंने कार्बन 16 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, तो ये सभी का क्या है, अलग अलग है मास देखिए। फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी डिफरेंट नहीं होते ऑल रिस्पेक्ट में। जैसे कार्बन का 6 14, नाइट्रोजन का 7 14, तो देखिए मास बराबर हो गया। तो आइसोटोप और आइसोबार के केस में वो लॉ क्या हो गए, वो जो उन्होंने बात बोली थी आइसोटोप वो सेम एटम और डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में, वो सब क्या होगी, वो नेग्लेक्ट होगी। इसलिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी देनी पड़ी। फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की लिमिटेशन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी, वो सब इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। तो ये सब क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को समझाने का, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को, ठीक है ना, एटम को नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को समझाने की सब बातें थी, जिसमें फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी। और मैटर के अंदर क्या क्या होता है वो सब हम जब अगले चैप्टर में चलेंगे वहां पे पढ़ेंगे। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ये मॉडिफाइड है, इसको एवोगैड्रो लॉ भी बोलते हैं। एवोगैड्रोस लॉ इसको कहा जाता है। देखिए जब गेल-लुसेक ने कहा कि गैसेस किस में कंबाइन करते हैं, वॉल्यूम में कंबाइन करती है, और जॉन डाल्टन ने कहा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि एलिमेंट्स एटम में कंबाइन करते हैं, तो यहां से एक बात समझ में आ गई, क्योंकि वॉल्यूम का भी सिंपल रेशियो बन रहा था और एटम का भी सिंपल रेशियो बन रहा था। दोनों जब कंबाइन करते हैं क्या बनाते हैं, सिंपल रेशियो। तो क्यों ना वॉल्यूम में और एटम में एक रिलेशनशिप बनाया जाए, और वहां से एक लॉ निकल के आया जिसको एवोगैड्रो लॉ बोलते हैं। वो क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम of all gases
ऑल गैसेज कौन सी जो कंबाइन करेंगी, ठीक है ना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, किस पे, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, वहां पे कांस्टेंट होनी चाहिए। इस लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशन है। सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन मैं यहां डिस्कस करूंगा, आगे जो डेफिनेशन आएगी वो नए कंसेप्ट के बेस पे मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे जो इसकी फायदा इसका एप्लीकेशन है वो एटोमिसिटी। एटोमिसिटी के बारे में जानकारी देता है कि किसी गैस में कितने एटम प्रेजेंट है। जैसे इस लॉ ने एक आगे H2 है प्लस Cl2 है और ये मिलके क्या बनाएंगे 2HCl। यानी कि इसका एक वॉल्यूम, इसका भी एक वॉल्यूम और इसके कितने बनाएंगे 2 वॉल्यूम, ठीक है ना। और इसका एक वॉल्यूम जो है इसका एक मॉलिक्यूल और इसका भी एक मॉलिक्यूल और इसके 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। यानी कि इनके मॉलिक्यूल का भी रेशियो क्या रहेगा सिंपल और इनके वॉल्यूम का भी रेशियो क्या रहेगा सिंपल है। तभी तो पता चला भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन के जितना भी उतना ही एन होता जाए, ठीक है ना। तो ये ला यहां से वो हो गया, एक्सप्लेन हो गया। लेकिन अब एटोमिसिटी में देखे क्या फायदा, मॉलिक्यूल तो एक ही है लेकिन एटम कितने हैं 2, मॉलिक्यूल एक ही है एटम कितने हैं 2, और यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं 2, वॉल्यूम कितना 2, लेकिन एटम देखिए 1 and 1 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो एटोमिसिटी के बारे में जानकारी देता है कि एटम कितने हुए हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल तो अपने को सबसे आगे फिर जरूरत एटम की ही पड़ेगी निकालने की, ठीक है ना। क्योंकि किसी ने अगर इंडस्ट्री लगानी है तो उसको पता होना चाहिए कि उसने किस किस एटम को रिएक्ट करवाया था, कौन से एटम मिलके क्या कंपाउंड बना, कितने एटम ने रिएक्ट किया, कितना ग्राम रिएक्ट किया और कितने ग्राम वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन के आए, ठीक है ना। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या करना है, सब कुछ इसके अंदर हम करेंगे। मोल कंसेप्ट हमने क्लास 9th में पढ़ा था, इसको सीखेंगे हम मोल कंसेप्ट क्या होता है। देखिए मोल कंसेप्ट को करने के लिए पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी की जरूरत पड़ती है। वो टर्मिनोलॉजी क्या है पहले वो सीखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है मोल कंसेप्ट में, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मींस एक एटम का मास, और एक एटम का मास निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। और हम किसी चीज के अंदर नंबर ऑफ एटम में नहीं काउंट कर सकते, भाई एटम काउंट कर लिए सारे, उनका मास निकाल लिया फिर एक एटम का मास निकाल लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया। पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का लिया गया था, फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीजन का लिया गया। अब उनके जो आइसोटोप मिले हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, उनके अमाउंट ज्यादा मिली, इसलिए उनको स्टैंडर्ड से हटा दिया गया, क्योंकि उनके जो आइसोटोप उनके साथ भी तो मास निकाला जा सकता है। पहले तो बहुत टाइम तक हाइड्रोजन रही क्योंकि उसका एक ही आइसोटोप था, जैसे जैसे आइसोटोप डिस्कवर होते रहे उनको हटाते रहे। फिर 1961 में नया स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया गया कार्बन 12 एटॉमिक मास निकालने के लिए, क्योंकि इसका जो ये आइसोटोप है ग्रेटर देन 98% इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसके साथ जो स्टैंडर्ड निकाला जाता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास एक्चुअल में होता क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एटॉमिक मास की। अगर हम किसी चीज का रिलेटिव एटॉमिक मास पता कर लें 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आएगा एटॉमिक मास आएगा, ठीक है जी। तो ये क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 क्या होती है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे एक एक करके, बड़े अच्छे से समझिएगा। देखिए अब यहाँ पे है तो एटॉमिक मास रिलेटिव क्यों है, क्योंकि हमने कौन सा पढ़ा है, एवोगैड्रो लॉ पढ़ा है थोड़ी देर पहले। एवोगैड्रो लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम और एटम्स, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स इक्वल क्या करते हैं, हम इक्वेट करते हैं या डिपेंडेंट दिखाते हैं। तो किसी चीज का अगर वॉल्यूम ले लेंगे और उसको दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उसका मास हम पता कर लेंगे, इससे कितने टाइम्स हैवियर है,
इसलिए वहां से रिलेटिव एटॉमिक मास का आइडिया लग जाता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअल में होता क्या, देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास ये होता है किसी भी एलिमेंट का मास निकालना है, मास ऑफ वन एलिमेंट, वन एटम ऑफ एलिमेंट, वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर किसी एक एटम का मास निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकल आएगा। अब मास ऑफ वन एटम कैसे निकलेगा, देखिए मास ऑफ वन एटम तो तब निकलेगा जब उसके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियन है वो पता चल जाए और एक न्यूक्लियन का मास पता चल जाए। देखिए एटम ऐसा ऐसा होता है, वैसे तो अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, मास होता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन पता लग जाए, उस मास से अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एटम का मास निकल आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू में मास ऑफ वन न्यूक्लियन, सिमिलरली देखिए इसमें 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। वन एटम ऑफ कार्बन 12 में टोटल न्यूक्लियन कितने होंगे, 12, क्योंकि ऐसे पता चल जाएगा 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन, मल्टीप्लाई मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन से वन न्यूक्लियन कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं आया, क्या आया, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। यानी कि एटॉमिक मास में अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपनी वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या है, इसका भी चक्कर समझते हैं। अब क्या है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 AMU किसके इक्वल होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है, देखिए 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इसके बराबर होती है। अगर अपने को इसका मास पता लग जाए तो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पता लग जाएगी। देखिए क्या आएगी वो वैल्यू, 1/12 तो अपना ऐसे कैसे, वन एटम ऑफ कार्बन 12 का मास कैसे निकालेंगे, वन एटम का, ठीक है। अब अपने को पता है एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.02 × 10⁻23, और उन एटम का मास कितना होता है कार्बन के लिए, 12 ग्राम, क्लास 9th में पढ़ा है। एक मोल में उसका मास मोलिकुलर मास लेते हैं और नंबर ऑफ एटम इतने लेते हैं, तो एक मोल में इतने एटम का मास कितना बनेगा, 12 ग्राम, और एक एटम का मास निकाल लो क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻23। बस इस वैल्यू को यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये क्या बना, एटॉमिक मास यूनिट, AMU कहते हैं इसको। इससे ये कैंसिल और ये क्या आ जाएगा, 1.66 × 10⁻24, ठीक है। अब एक MU की वैल्यू ये आ गई है। या तो आप एटॉमिक मास को ऐसे लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन मल्टीप्लाई AMU। जैसे हमको ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, 16 AMU आ गया, ठीक है ना। तो क्या आया, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास क्या आया, 16 AMU। लेकिन अगर उसको हम ग्राम में निकालें तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो ये है ही है, और न्यूक्लियन की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई 1.66 × 10⁻24 ग्राम आ गई। अब इसको जब इसमें लिख देंगे तो ये मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ग्राम में आ जाएगा, क्योंकि AMU की वैल्यू हमने लिख दी और ये वैल्यू किसमें आई है, ग्राम में आई है, ठीक है। क्योंकि ये मास कितना था, ग्राम में, और ये भी किसमें था, ग्राम में, तो AMU की वैल्यू किसमें आ गई है, ग्राम में आ गई। आजकल AMU को यूनिफाइड मास भी लिख देते हैं सीधा U से। तो अगर एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास लिखना हो, ये अगर एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास किसमें लिखना हो, ग्राम में, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास को कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसके आगे ग्राम लगा दूं, ग्राम एटॉमिक मास, तो मैं इसको सीधा ऐसे भी कर सकता हूं,
टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम से इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इस तरीके से किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास पता चल जाएगा। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो देखिए डिफरेंस समझिए, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है 16 U या AMU। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है 1 ग्राम ही होगा। 1 ग्राम ही ऑक्सीजन दे दी तो क्या होगा 1 ग्राम ही होगा। और 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है। अब ग्राम एटम कह दिया ना, ग्राम एटम मोल होता है। ठीक है, 1 ग्राम एटम का मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, कई बार ग्राम एटम मास ऐसे लिख के देता, सीधा ऐसे पूछ लेता 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास बताइए। ठीक है, या ग्राम एटम मास ऑफ ऑक्सीजन बताइए, ऐसे लिख देगा ग्राम एटम मास ऑफ ऑक्सीजन बताइए, तो वो क्या हो जाएगा 16 ग्राम। तो जब जी और एम इकट्ठा दे रखो ना, एटम जी और एटम इकट्ठा दे रखो तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना। ठीक है जी, तो ये था एटॉमिक और ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास होता है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास भी होता है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास भी ऐसे होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई AMU, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, वो भी सेम ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, अगर उसको ग्राम में कर देंगे क्या हो जाएगा, वो भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकलते सेम तरीके से हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का होता है और एटॉमिक मास एक एटम का होता है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास किसका होता है 1 मोल का मास। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसी को ग्राम एटॉमिक मास भी लिख देते हैं। ठीक है जी, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है, तो बात समझ में आ गया एटॉमिक मास की मॉलिक्यूलर मास की, कि एक मोल में इतने एटम कैसे पता चले। और इसको क्या बोलते हैं साथ में एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, Na। कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी बातें, इसलिए मैं इनको ऐसे कैसे लिख रहा हूं। तो अब ये कैसे पता चलेगा इसमें इतने एटम है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे पता करेंगे। मोलर मास कैसे होता है। मोलर मास निकलता है किसी भी सब्सटेंस का मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एटम। और मोलर मास किसको लिखते हैं ग्राम में। और मास ऑफ 1 एटम अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट होती है, AMU में लिखते हैं। और टोटल नंबर ऑफ एटम को क्या लिख दिया मैंने N से। अब एक AMU किसके इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम की। तो क्या आ गया ये नीचे देखिए, इसके नीचे आ गया 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे कितने आए 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और मोलर मास किसका होता है 1 मोल का मास होता है। तो एक मोल में कितने एटम है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये बात मैंने प्रमाणित कर दी, साबित कर दी है। ठीक है जी, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कैसे एक मोल में इतने अपने पास एटम्स हैं। समझ में आएगी बात। अब मैं उस पिछले प्रीवियस पोर्शन पे जाता हूं जहां मैंने कहा था कि गैस की एटोमिसिटी पता चल जाएगी, साथ में मोलर मास भी पता चल जाएगा। देखिए कैसे पता चलेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, कैसे पता चलेगा अपने को, किससे एवोगैड्रो लॉ से। तो देखिए वेपर डेंसिटी क्या होती है, यहां पे एक फॉर्मूला आना चाहिए अपने को पहले वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। वेपर डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी ऑफ गैस
डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी क्या होती है? मास ऑफ गैस, क्योंकि गैस का मास निकाल लें, और गैस किसकी फॉर्म में होती है? मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो मॉलिक्यूलर मास होगा ये। फिर इसी गैस का मास, मास ऑफ H2 गैस। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, और ये क्या बनी? वेपर डेंसिटी। अब देखिए मास ऑफ H2 क्या होता है? 2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस जिसका निकाल लें डिवाइड बाय 2। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। समझ में आई थी बात? वेपर डेंसिटी को लिख लिया मैंने, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2। डेंसिटी ऑफ गैस को कैसे लिख सकते हैं? मास बाय वॉल्यूम, और मास कौन सा है? मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि गैस किस फॉर्म में होती है? मॉलिक्यूलर में। इसको इससे डिवाइड किया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, हाइड्रोजन 2 है तो 2 मास हो गया, 2 को इस साइड ले गया तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कैसे निकलेगा? 2 इंटू में वेपर डेंसिटी से निकल जाएगा। ये किसकी एप्लीकेशन है? एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है जी। तो मोल कंसेप्ट में हमने एटॉमिक मास को सीखा, ग्राम एटॉमिक मास को सीखा, मॉलिक्यूलर मास को सीखा, मोलर मास को सीखा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को सीखा। अब आगे सीखते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के केस में ही निकलता है, जहां पे कंपाउंड आयनिक होते हैं। NaCl हो गया, जैसे MgCl2 हो गया, इन्हीं केस में फॉर्मूला मास निकाला जाता है आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड कैसे हैं? आप पढ़ चुके 10th क्लास में, आयनिक बॉन्ड का फीचर वहां पे आ चुका था। मेटल और नॉन मेटल में बनने वाला बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, एक डोनर एटम होना चाहिए, एक एक्सेप्टर एटम होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें जो मास निकलता है वो कैसे होता है? फॉर्मूला मास। निकालना मॉलिक्यूलर मास की तरह ही है। ठीक है, जितना मास उन सबका वो जोड़ के निकालना है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा आपको, आप 1 to 30 तक के एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद कर लीजिए। वैसे तो सभी आते हैं लिख के, 20 तक ही लगभग होता है, नहीं उससे ज्यादा लिख के ही आते हैं लगभग मास। फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा सभी के मास, उसमें कोई हर्ज नहीं है, देख लेना चाहिए। अब उसके बाद चलते हैं फॉर्मूला मास के बाद। देखिए जैसे NaCl का इसका निकालना आ गया आपके पास। हाँ NaCl का ले लेते हैं, चलो एग्जांपल। तो Na का मास कितना होता है? 23। इसका कितना होता है? 35.5। तो क्या आ गया? 5, 8 U में आएगा ये भी, यूनिफाइड मास। ठीक है। ग्राम में कब आएगा? जब इसको एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब फॉर्मूला मास के बाद आता है एवरेज मास। ग्राम, या सीधा इसको कर लीजिए एवरेज एटॉमिक मास। इसके बाद ये आता है अपने पास एवरेज एटॉमिक मास निकालना। एवरेज एटॉमिक मास दो तरीके से निकलता है, एक तो उसकी परसेंटेज अबुडेंस दे रखी हो और एक फ्रैक्शन में अबुडेंस दे रखी हो। पहले मैं परसेंटेज का बता रहा हूं, तो ऐसे निकलेगा परसेंटेज में। एवरेज एटॉमिक मास को ऐसे दिखाएंगे, ए के ऊपर ऐसे। तो परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत सारों का मास दिया होगा, तो सिग्मा करेंगे ऐसे, यहां पे सिग्मा फ्रैक्शन आई, एवरेज मास आई डिवाइड बाय 100। सम लेंगे उनका, डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। जैसे एक की जो वहां पे परसेंटेज, फ्रैक्शन नहीं परसेंटेज दे रखी है, एक की परसेंटेज दे रखी है सपोज 80, और उसका एवरेज मास है सपोज 20, उसका मास दे रखा है वो कितना दे रखा है? 20। दूसरा उसकी परसेंटेज 20 दे रखी है और मास दे रखा है 30, डिवाइड बाय 100 करके उसका क्या निकल आएगा? एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा। अगर यहाँ पे क्या दे रखी हो? परसेंटेज दे रखी हो। ठीक है, आइसोटॉप के क्वेश्चन होते थे 9th क्लास में ऐसे ऐसे। अगर अपने पास परसेंटेज ना दे रखे, फ्रैक्शन दे रखी हो, फ्रैक्शन दे रखी हो, फ्रैक्शन में भी सेम होगा FI लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में ऐसे ही निकलेगा। ठीक है,
फ्रैक्शन और परसेंटेज में अलग अलग एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। समझ में आई जी बात। तो ये था सब एटॉमिक मास का चक्कर, जो आपको पहले कुछ समझ में आता है जब 9th क्लास में होते हैं, कुछ को नहीं आता है, अब बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं मोल के ऊपर। मोल को 3 टर्म में निकाला जा सकता है, देखिएगा 3 टर्म्स है मोल को निकालने के लिए। या तो उसको ग्राम में, या उसको नंबर में, या उसको वॉल्यूम में। नंबर में भी 3 टाइप से निकाला जाता है। ठीक है, कैसे कैसे? एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, आयंस में। ये सब पार्टिकल ही होते हैं, स्टार्टिंग में इनको पार्टिकल ही बोलते हैं। ठीक है ना। और एक मोल में कितने Na एटम होते हैं, Na मॉलिक्यूल होते हैं, Na आयंस होते हैं। लेकिन डिफरेंस समझिए, अगर मेरे पास H2 गैस है, H2 गैस है, तो इस गैस में मॉलिक्यूल तो Na है हाइड्रोजन के, लेकिन इसमें 2 Na एटम है हाइड्रोजन के। यही तो एटॉमिसिटी पता लगती है। ठीक है ना। एवोगैड्रो से इसमें कितने एटम? 2 इंटू में Na टोटल एटम, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं? सिर्फ Na है। ये मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन एटम कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे देखिए NaCl है, इनमें Na का आयन एक Na और Cl का भी एक Na, लेकिन टोटल NaCl का कितना है? अकेला Na है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर ऐसे देखना उसने Na का अकेले का पूछा, Cl का पूछा, S का पूछा, ऐसे ऐसे MgCl2 में पूछ ले, तो Cl2 में Cl के कितने हो जाएंगे? 2 इंटू में Na हो जाएंगे। ठीक है जी। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये नंबर के टर्म में है। ठीक, ग्राम जब मास लेते हैं तो मैंने बोला या तो ग्राम एटम लिख के देगा या मोलर मास लिख के देगा। जब ग्राम की टर्म में, मास की टर्म में जब देगा, इसको मास की टर्म में भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो ग्राम एटम लिख के देगा या सीधा मोलर मास लिख देगा। ठीक है, और वॉल्यूम की टर्म में देखिए क्या देगा? 22.4 लीटर। ठीक है, ये इस इक्वेशन से निकलता है P इक्वल टू nRT। यहां से वॉल्यूम निकलता है एक मोल गैस के लिए। ये चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। वॉल्यूम निकल जाएगा, n तो 1 रख दिया, RT डिवाइड बाई P करके ये वैल्यू आती है। कब? जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि 273 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर आपका कितना हो? 1 बार प्रेशर हो। 1 बार पे थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। आजकल ये STP कंडीशन लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, STP कंडीशन इनको बोलते हैं आजकल। उन पे वॉल्यूम इतना हो जाता है। तो यहां से एक बात निकल के आ रही है कि 1 मोल 22.4 लीटर ऑफ गैस के इक्वल होता है। 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स इनके बराबर होता है, और 1 मोल ग्राम एटम के या मोलर मास के बराबर होता है। ठीक है, आई बात समझ में। 1 मोल या तो ग्राम एटम के या मोलर मास के बराबर होता है, या इतने नंबर के बराबर होता है एवोगैड्रो पार्टिकल जितने भी हैं, या फिर इतने वॉल्यूम ऑफ गैस में होता है। जब गैस पे लगाएंगे तभी गैस की बात करेंगे, वॉल्यूम में जब बात करेंगे तब ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए इससे नंबर ऑफ एटम कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग केस में। देखिएगा हर केस में मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे। 3 केस थे, तीनों केस में नंबर ऑफ मोल निकालने में आपको सिखा रहा हूं। मोल कंसेप्ट में मोल ही निकाल लें। ठीक है, पहले में गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, या ग्राम एटॉमिक मास। दूसरे में गिवन एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर।
तीसरे में गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ध्यान रखना वो क्या कंडीशन लिख के दे रहा है, 1 एटमोस्फेयर लिख के दे रहा है तो इसको, नहीं तो हमने तो स्टैंडर्ड तो इसी से करने होते हैं सभी न्यूमेरिकल, ठीक है ना। आजकल चेंज हुआ वो उसमें 22.7 लीटर लेके करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऐसे निकाले जाएंगे। इसका क्या फायदा है, क्यों हम मोल कंसेप्ट कर रहे हैं। जैसे आप ना किसी इंडस्ट्री में आप मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको कंपनी में जॉब मिल गई, तो आपसे डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से मिलके वो मेडिसिन बनती है, तो वो कहेगा इसके 2 मोल लेके आओ, इसके 5 मोल लेके आओ, इसके 7 मोल लेके आओ, इसके इतने ग्राम एटम लेके आओ, तो आपको मेजरमेंट तो करनी पड़ेगी। या आपको कोई सिंपल पूछ ले कि आपने एक गिलास पानी पिया, उसमें कितने मॉलिक्यूल वाटर के पिए, कितने एटम हाइड्रोजन के पिए, कितने एटम ऑक्सीजन के पिए, तो वो सब बताना पड़ेगा ना। तो किसके बेस पे बताएंगे, मोल के।